नमस्कार। सुर्खियों के बाद रतलाम से बड़ी खबर मिल रही है। जन सुनवाई में एक महिला रो पड़ी। महिला ने रो रो कर अपनी पीड़ा सुनाई। सड़क खोदे जाने से ये महिला परेशान है। घर के अंदर लगातार गंदा पानी आ रहा है, सड़क के रास्ते गंदा पानी आ रहा है। 13 फीट के रास्ते पर अवैध कब्जा है। कहने के बाद भी कब्जा नहीं हट रहा है। जन सुनवाई में ही बार बार ये चक्कर लगा चुकी है। रिटायर्ड कॉलोनी का ये पूरा मामला है और आखिरकार रतलाम में अब जब ये महिला जन सुनवाई में पहुंची तो रो पड़ी। तो बड़ी खबर रतलाम से इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जन सुनवाई में एक महिला पहुंची थी और इतना ज्यादा त्रस्त और पीड़ित वो थी कि आज जन सुनवाई में पहुंचकर वो रो पड़ी। सहयोगी सुधीर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, पूरी जानकारी, कोई आश्वासन मिला या कहे कोई ठोस आश्वासन मिला? जी बिल्कुल नहीं। पिछले 3 महीने से महिला लगातार जन सुनवाई में आ रही है और आपको वो डायलॉग याद होगा ना, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। और यही वजह है कि इस महिला का गुस्सा फूट पड़ा। आप खुद वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से रोते और बिलखते हुए इस महिला ने अधिकारियों की क्लास भी ली है और उन्हें बताया है कि वो कितनी ज्यादा पीड़ित है, क्योंकि पूरा मामला नगर निगम से रिलेटेड है और नगर निगम की ऐसी 900 से ज्यादा जन सुनवाई पेंडिंग है। तो आप समझ सकते हैं कि जन सुनवाई को लेकर रतलाम नगर निगम के और प्रशासन के अधिकारी कितने सजग है। और यही बात आज देखने को मिली है। इसे आज भी आश्वासन मिला है, काम नहीं हुआ है। महिला का कहना है कि उसके घर के सामने का पोटला तोड़ा है और घर के सामने उसके करीब 13 फीट की जो चौड़ी सड़क है वो चाहिए। इसी मांग को लेकर ये महिला लगातार आवेदन कर रही थी, लेकिन अधिकारियों का जो रवैया है वो आज भी लचर नजर आया। मामला जांच में है, मामला अभी पेंडिंग है। मामला अभी भी पेंडिंग है। इसका यह भी कहना है कि जन सुनवाई में बार बार चक्कर लगा रही है। सुधीर जी, नवंबर 26 को यह महिला ने यहाँ जन सुनवाई में आवेदन दिया था। उसके बाद लगातार मामला जो निगम के इंजीनियर है, जो अधिकारी है, वो इस पे मॉनिटरिंग कर रहे थे, लेकिन कोई भी नतीजा इस पूरी जो इसके आवेदन है उसके ऊपर नहीं निकला। और यही वजह है कि लगातार जो है उसके आसपास के जो लोग हैं वो भी उसकी शिकायत कर रहे थे। उनसे लगातार विवाद चल रहा था। बार बार पुलिस इस महिला के घर पे आ रही थी। तो बहुत सी ऐसी बातें थी जिसको लेकर महिला बहुत ज्यादा आज परेशान थी। और आपने खुद ने देखा कि किस तरह से वो लताड़ लगा रही है, रो रही है, गुहार भी कर रही है। तो एक नाराजगी का भी यहाँ पे पुट देखने को मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिम्मेदार आखिर लोगों की जन सुनवाई अगर नहीं करेंगे, शिकायतों का निराकरण नहीं करेंगे, तो आखिर लोग कहाँ जाएंगे? और यही बात आज यहाँ देखने को मिली है। बताइए, व्यवस्थाओं के नाम पर लोगों को रोना पड़ रहा है और तब भी अफसरों के पास कोई जवाब नहीं है। इससे ज्यादा अचरज की बात और क्या हो सकती है? दिक्कत क्या है इसकी? सिर्फ दिक्कत क्या है ये भी समझेंगे, सुनवाते हैं लेकिन आपको पीड़ा। उसका भी निराकरण है, हर चीज का आपके निराकरण होगा मैडम। हमारा निराकरण कहीं भी नहीं है। 4 महीने से आ रही यहाँ खुद के यहाँ आप रतलाम के नागरिक हैं, आपका भी कोई अधिकार है। आपके साथ भी न्याय होना चाहिए। देखो यार, देखो अभी बार-बार फोन नंबर की क्या तो सुधीर हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे और जिस तरीके से उन्होंने जानकारी दी, ये आवाज भी आपने सुनी, ये दरअसल पीड़ा है। किस तरीके की स्थितियां बन जाती हैं लोगों के सामने और अफसर सुनने को तैयार नहीं। इधर चीन में घातक कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 908 हो गई है। बावजूद इसके प्रदेश के रतलाम जिले के एक डॉक्टर चाइना में इस महामारी से पीड़ित लोगों के इलाज में जुटा हुआ है।
डॉक्टर अमीश इसका नाम है, डॉक्टर अमीश व्यास। इन दिनों चाइना में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हालांकि यहां रह रहे उनका परिवार उनके स्वास्थ्य को लेकर बेहद चिंतित है। अमीश पैलेस रोड इलाके के रहने वाले हैं। चीन में रहकर ही उन्होंने MBBS किया। वुहान जिस प्रांत से ये शुरू हुआ है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इंस्टीट्यूट्स हैं, भारतीय छात्र उसमें पढ़ाई करते हैं। हाल ही में चाइना सरकार ने इस आपदा से निपटने के लिए वॉलंटरी सेवाओं के लिए डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई है। इसमें अमीश व्यास भी शामिल हैं। 2007 से वो चीन में हैं। हर दिन वीडियो कॉलिंग के जरिए अपनी माँ और दादी से बात कर उन्हें दिलासा देते हैं और परिजन हैं कि मानने को तैयार नहीं, कह रहे हैं बेटे वापस आ जाओ। डॉक्टर अमीश बीमारों की सेवा करने पर अड़े हुए हैं। इस संक्रमण के 40,000 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है। WHO की अगुवाई में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का एक दल भी इस महामारी पर काबू पाने के लिए चीन पहुंच रहा है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच अमीश लगे हुए हैं अनवरत, निरंतर, लगातार। सुधीर हमारे सहयोगी, उनसे भी हम बात करेंगे। सुनवाते हैं पहले दादी माँ सब क्या कह रहे हैं। करी बात तो वो हंस रहा था, बस बात सुनाई नहीं पड़ी। और मैं ये कह रही हूँ तो यहाँ आ जा, तो हंस रहा था, वो बोला नहीं। अभी तो कुछ नहीं बताया मेरे को। अच्छा, आपको गर्व है आपका पोता चाइना में सेवाएं दे रहा है? हाँ, ये तो है, गर्व तो है, पर टेंशन भी है। 2007 से है, वहीं से उसने MBBS पास करी। 2012 में पास कर ली थी। उसके बाद में वो 2013-14 में उसने यहाँ पे दिल्ली में भी कई अस्पतालों में वर्क किया। यहाँ के भी 2014 में किया था, रेलवे हॉस्पिटल में। उसके पापा की तबीयत ठीक नहीं थी। उसके पापा के जाने के बाद वो वापस चाइना गया। अभी कैसी बात होती है आपके, अभी क्या हालत है वहाँ पे? WeChat से बात होती है और लगभग रोज ही हो जाती है। वो बताता है कि वहाँ पे बहुत सख्ती है और बाहर निकलने नहीं देते हैं लोगों को। मास्क जरूरी है वहाँ पे। और सहयोगी सुधीर एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर से बातचीत करेंगे। सुधीर, सबसे ज्यादा खतरा अगर इस वायरस से किसी को है तो वो है डॉक्टर्स। कैसी स्थिति हो रही होगी परिवार की? बेटा जिद पे अड़ा हुआ है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैं मरीजों की यहाँ सेवा करूंगा। ये संक्रमण बहुत ज्यादा है यहाँ पे फैला हुआ, हालांकि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन परिजन मानने को तैयार नहीं है। वीडियो कॉल से रोज बात हो रही है। परिजन एक ही बात कह रहे हैं कि आप जैसे भी हो वापस आ जाओ, लेकिन बेटा है कि जो अपना कर्तव्य जिसे कहते हैं, डॉक्टरी पेशे के जो कर्तव्य है उसे निभाने में यहाँ पे लगा हुआ है। क्योंकि परिजनों को इस बात का गर्व भी है कि उनका बेटा इतनी विपरीत परिस्थितियों में वहाँ पे सेवा दे रहा है। तो देखना यही है कि आखिर अब होगा क्या इस पूरे मामले में। हालांकि अमीश से जब भी बात हुई है परिजनों की, तो उसने साफ तौर पर कहा है कि स्थितियां नियंत्रण में है और आप जो खबरें यहाँ चल रही है कि इतने लोग डेथ हुई है, इतने लोग संक्रमण का शिकार है, उस पर आप लोग ध्यान नहीं दीजिए। तो ये कहना है डॉक्टर अमीश का। जी। और अमीश का क्या कुछ इरादा है? घर वाले कैसे उसे कन्विंस करा रहे हैं? आमतौर पर इस परिस्थितियों में घर वाले इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। हालांकि अमीश जो कर रहे हैं उस पर तो उन्हें सैल्यूट है, लेकिन घर वाले कैसे उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं? सुधीर, देखिए, अमीश के परिवार में सिर्फ उनकी दादी और माता जी है। पिताजी का पहले स्वर्गवास हो चुका है। वे दोनों इमोशनली तो बड़ा उसे बोल रहे हैं, इमोशनल टच तो दे रहे हैं कि आप आ जाइए, क्योंकि आपके बिना हमारे संसार में कोई नहीं है। लेकिन अमीश की एक बात की बड़ी सैल्यूट, आपने जो बात कही बिल्कुल सही कही है कि अमीश फिर भी डटे हुए हैं। उन्हें मालूम है कि यही सेवा होती है, यही नेशन की सेवा होती है, क्योंकि अमीश ने अपनी पढ़ाई भी वहीं से की है। चीन में ही उन्होंने अपना पेशा ये डॉक्टरी का बनाया है। तो अमीश की यही कोशिश है कि जब देश को जरूरत है, चाइना को जरूरत है उनकी, तो क्यों वो पीठ दिखा के वापस इंडिया आए। तो उनका यही कहना है कि नहीं, मैं जब तक यहाँ पे हूँ तब तक यहाँ ठीक हूँ, और जब तक यहाँ मेरा मन करेगा, जब तक महामारी पे चाइना काबू नहीं पा लेता है, तब तक मैं यही पे अपनी सेवाएं दूंगा। क्या घर वालों ने इस बात की भी कोई जानकारी दी कि किस तरीके की स्थितियां हैं? दरअसल चाइना के साथ दिक्कत यह है सुधीर कि वहां से वही खबरें आती हैं बाहर जो चाइना को पसंद है। इन सब परिस्थितियों में ऐसे ही जानकारियां निकल कर बाहर आ रही हैं। क्या अमीश बताते हैं कि स्थितियां किस हद तक विकराल हो चली हैं और किस इलाके में अमीश है? इस बारे में अगर कोई जानकारी घर वालों ने दी हो तो। देखिए, स्थिति विकराल जरूर है, लेकिन पूरी तरह से नियंत्रण में है। अमीश बताते हैं कि बाहर निकलने पे बिल्कुल सख्त मनाही है। 2 से 3 दिन में एक बार उन्हें बाहर निकलने दिया जाता है। क्योंकि वे डॉक्टर है तो उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन आम जनता को ऊपर पूरी तरह से बैन है। इक्का दुक्का बात कोई बड़ा काम हो 2 से 3 दिन में, तो उसी शख्स को बाहर निकलने की अनुमति, अमूमन लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से चाइना में रोक लगी हुई है।
अमीश चूंकि डे नाइट वहां पे सेवाएं दे रहे हैं, वॉलंटियरली इनकी सेवाएं ली जा रही, जितने भी डॉक्टर्स हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आपने जो बात कही है, संक्रमण का खतरा भी डॉक्टर्स को है, नर्सिंग स्टाफ को है, और उनको बचाए रखने के लिए भी चाइना गवर्नमेंट लगातार कोशिशें कर रही है। आपने देखा कि WHO का एक अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का दल भी जो है चाइना जाएगा क्योंकि इस महामारी पर नियंत्रण करने के लिए। तो अब देखना यह होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास हो रहे हैं, लेकिन अमीश ने जो बताया अपने परिजनों को, स्थिति वाकई डराने वाली है लेकिन नियंत्रण में है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सुधीर हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। अमीश लगातार लगे हुए हैं, वो सुरक्षित रहें, सबका इलाज करें और उसके बाद वो अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखें, यही हमारी उनसे उम्मीदें हैं अमीश से। छिंदवाड़ा से बड़ी खबर, शिवाजी की मूर्ति हटाने पर हो गया हंगामा। सौसर में शिवाजी की मूर्ति लगी हुई थी जिसे हटा दिया गया। स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। देर रात प्रशासन ने मूर्ति हटा ली है। विरोध में सड़कों पर लोग उतरे हैं। छिंदवाड़ा नागपुर मार्ग को बंद कर लिया है। करीब 2 घंटे से यह रास्ता बंद है। ये बेहद व्यस्ततम मार्ग है, छिंदवाड़ा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला, और यही वजह है कि इसका बंद होना एक तरह से रफ्तार पर ब्रेक लगा देता है। प्रशासन लोगों को समझाइश दे रहा है और प्रशासन ने मूर्ति के लिए पहले अनुमति दी थी, बाद में दूसरी जगह उसे स्थापित करने के लिए कहा, और इन सब के बीच वो मूर्ति हटा ली गई। तो लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर आ गया है। तो छिंदवाड़ा से ये बड़ी खबर, छिंदवाड़ा के सौसर में ये पूरा विवाद सामने आया है। छत्रपति शिवाजी की मूर्ति हटा दी गई और इसके विरोध में स्थानीय लोगों की नाराजगी अब सड़कों पर आ गई है। ये देर रात की तस्वीरें हैं जब मूर्ति हटाई गई थी। अब विरोध में सड़कों पर उतर गए लोग। छिंदवाड़ा नागपुर को बंद कर दिया है। तकरीबन 2 घंटे से रास्ता बंद है। हालांकि लोगों को समझाइश दी जा रही है। सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, ऐतराज क्या है और प्रशासन ने क्या हवाला दिया इस मूर्ति को हटाने को लेकर? जी ललित, देखिए कुछ दिन पहले ये बात इस पर तैयारी हुई थी कि यहाँ पर मूर्ति लगाई जाएगी जो चौराहा है, लेकिन बाद में इस बात पर आपत्ति दर्ज की गई कि इसको हटाकर दूसरी जगह लगाया जाएगा, और इसी बात को लेकर के प्रशासन के विरोध में वहां का एक बड़ा वर्ग तैयार हो गया। आसपास के गांव के लोग इकट्ठे हो गए, चूंकि मामला शिवाजी से जुड़ा हुआ था। सारे लोगों ने विरोध दर्ज कराया। आज तकरीबन 3 घंटे तक चक्का जाम की स्थिति बनी रही। नागपुर रोड बंद रहा। अभी शांति समिति की बैठक के बाद चक्का जाम खोला गया है। इस बात की तैयारी हुई कि मूर्ति वहीं स्थापित होगी और इसकी विधिवत घोषणा की जाएगी। प्रशासन ने इस बात से अवगत करा दिया है वहां के आंदोलनकारियों को। जी ले चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी राजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे और जानकारी वो दे रहे थे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद रायपुर से बड़ी खबर, नक्सल हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है और उसी के साथ एक बड़ा अफसोस कि श्रद्धांजलि देने के लिए कोई मंत्री नहीं पहुंचा। रमन सिंह ने सरकार पर निशाना साधा है। सरकार का कोई मंत्री नहीं पहुंचा श्रद्धांजलि देने के लिए। ये दिखाता है कि सरकार कितनी संवेदनशील है अपने जवानों की शहादत को लेकर। आपको बता दें कि बीजापुर में मुठभेड़ हुई थी जिसमें जवानों ने शहादत दी और आज उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में तमाम जो अधिकारी रहे सीआरपीएफ के बटालियन में, वो माना कैंप में वो मौजूद थे। नहीं मौजूद था तो नेता। इसी बात को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार की संवेदनशीलता को कटघरे में खड़ा किया। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। रीवा में एक दिव्यांग, ये जो लड़की है मानसिक रूप से कमजोर है,
इसके साथ रेप का मामला सामने आया है। घर के बाहर खेल रही लड़की को आरोपी अपने साथ ले गया, रेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। लड़की को ढूंढते हुए जब परिजन आरोपी के घर पहुंचे तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साल की बच्ची है और बच्ची फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड भी है, मतलब मानसिक और शारीरिक रूप से थोड़ी सी विकलांग है। और उसके साथ एक 40 वर्ष के ऊपर के एक व्यक्ति के द्वारा जो है बलात्कार किया गया है, ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है और आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। हम पूछताछ इस पूरे मामले में कर रहे हैं और जो भी मेडिकल चिकित्सकीय इलाज वगैरह है बच्ची का वो करा रहे हैं और पुलिस ने FIR रजिस्टर कर लिया और विवेचना इसमें जारी। और अब बात दिल्ली के दंगल की। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए लगातार काउंटिंग जारी है और 70 में से 70 के रुझान आ चुके हैं और रुझानों में पहले ही आपके अपने चैनल ने यह साफ कर दिया था कि सरकार बनाने की स्थिति में काफी पहले ही अरविंद केजरीवाल आ गए हैं। अब रुझान नतीजे में तब्दील होना शुरू हो गए हैं। 41 सीट पर आगे चल रही है आम आदमी पार्टी, 18 सीट जीत चुकी है। भाजपा 10 सीट पर आगे चल रही है, 1 सीट जीत चुकी है। अलग अलग तस्वीरें। आम आदमी पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है, बीजेपी दूसरे नंबर पर, कांग्रेस खाता तक नहीं खोल पाई है। दिल्ली में सभी 70 सीटों के रुझान आ चुके हैं। मतगणना के लिए कुल 21 केंद्र बनाए गए थे। 33 मतगणना पर्यवेक्षक, 2600 मतगणना कर्मचारी इसमें शामिल हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीट मिली थी। बीजेपी 3 पर सिमट गई थी। कांग्रेस तब भी 0 पर थी, आज भी 0 पर है। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रुझानों के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं। 3 तस्वीरें जश्न की। और बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव में भले ही पीछे चल रही हो, लेकिन 2015 के मुकाबले पार्टी का प्रदर्शन शानदार दिखाई दे रहा है। न सिर्फ सीटों के मामले में बल्कि वोट परसेंटेज के लिहाज से भी बीजेपी ने लंबी छलांग लगाई है। 2015 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को महज 3 सीटों से संतोष करना पड़ा था। निराश नहीं हो कोई। और अभी जो हमारी जानकारी है 27 सीटों पे मात्र 1000 वोटों का, 700 से 1000 वोटों का अंतर है। तो ये तो। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की लुटिया डूबती दिखाई दे रही है। पार्टी को 4.5% तकरीबन वोट मिला है और नुकसान की बात कर ली जाए तो 5% का नुकसान कांग्रेस को और हो गया है। मुझे लगता है अच्छा हुआ। हाँ, कांग्रेस का जरूर पराजय हुई है और ये पराजय हमारे लिए ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी एक कॉम्युनल फोर्स दिल्ली में हार चुके हैं, ये भी एक चुनाव के बड़ा अहमियत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के रुझानों से खुश है शेयर बाजार। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 203.77 अंकों की बढ़त के साथ 41,183.39 पर खुला है और खुलते ही इंडेक्स ने करीब 100 अंक और जोड़ लिए हैं। इधर दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव की तस्वीरें। और दिल्ली में जिस तरीके के चुनावी नतीजे आ रहे हैं, इसे लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का कहना है कि हमें तो अपने बारे में अंदाजा था, लेकिन यह भी साफ हो गया कि बीजेपी की स्थिति क्या है। केंद्र सरकार तो खुद दिल्ली में बैठती है, पीएम दिल्ली में बैठते हैं, लेकिन बीजेपी की हालत से पता चल रहा है कि लोगों को भी मालूम हो गया कि बीजेपी का चेहरा क्या है। तो ये तो पहले से हम जानते थे कि हमारी संगठन और जो आज, पर सबसे बड़ी बात है कि भाजपा का क्या परिणाम हुआ, जो इतनी लंबी चौड़ी बात करते हैं। और केंद्र भी दिल्ली में है, तो अगर संतुष्ट होते लोग, संतुष्ट होते, सबसे ज्यादा करीब अगर किसी स्थान पर हैं तो मोदी जी तो दिल्ली से सबसे ज्यादा करीब है। उन्होंने केवल विकास की बात करी,
भारतीय जनता पार्टी का सही चेहरा पूरे देश भर में पहचाना जा रहा है। इधर दिल्ली चुनाव नतीजों को लेकर सीएम कमलनाथ के बयान पर शिवराज ने पलटवार किया है कि हमारी दोनों आंखें फूट जाएं तो चलेगा, ये कांग्रेस की भावना है। दिल्ली में तो कांग्रेस तबाह हो गई, हमारी तो सीट और वोट प्रतिशत दोनों बढ़ा है। अगर कमलनाथ को पहले से पता था तो स्टार प्रचारक क्यों बने थे? कांग्रेस के बयान से लगता है कि हर शाख पर उल्लू बैठा है। हमारी तो दोनों आंखें फूट जाए तो चलेगा, इस भावना से ग्रसित कांग्रेस देश में कहीं नहीं बची और दिल्ली में तो तबाह हो गई। लेकिन कांग्रेस ने तो अपने आप को तबाह कर लिया है, बची नहीं है कहीं। मुझे ऐसी टिप्पणी सुन के कि हमें तो पता था, तो काय के लिए स्टार प्रचारक बने थे? सोनिया जी, राहुल जी सभाएं क्यों नहीं की और करने गए तो राहुल गांधी कहते हैं। ये शिवराज सिंह चौहान तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। राघव चड्ढा बीजेपी को शिकस्त इन्होंने दी है, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखते हुए आपने इन्हें देखा होगा। और खुशी और जश्न की तस्वीरें दिल्ली से आम आदमी पार्टी की इसी तरीके की अलग अलग जगहों से आ रही है, वैसी एक जश्न की तस्वीर। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।